आज की दुनिया में आप देख ही रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच परमाणु खतरे की बात पहले से कहीं ज्यादा असली लगने लगी है। अब ये एक ऐसा ख्याल है जो जाहिर है डरा सकता है, लेकिन डर से कहीं ज्यादा जरूरी है तैयारी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और घबराहट को हटाकर ज्ञान की बात करेंगे। ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है जो ये बताएगी कि अगर भगवान न करे कभी सबसे बुरा हो भी जाए तो हम खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले खतरे का अंदाजा लगाते हैं। ये नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया भर में लगभग 13,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं। जी हाँ, 13,000। ये एक सच में चौंका देने वाला आंकड़ा है और यही हमें बार बार याद दिलाता है कि तैयारी करना कितना जरूरी है। तो ठीक है, तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी का सबसे पहला कदम क्या होता है? अपने दुश्मन को समझना। तो चलिए अब जरा ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट असल में होता क्या है और इसका फौरन और लंबे समय तक क्या असर हो सकता है। धमाके के बाद जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं लंबे समय तक टिकने वाला खतरा होता है वो है न्यूक्लियर फॉलआउट। अब ये फॉलआउट क्या है? असल में ये वो रेडियो एक्टिव कण हैं जो धमाके के बाद हवा में फैल जाते हैं और हमारी हवा, पानी, मिट्टी सबको जहरीला बना देते हैं। सच कहें तो यही हमारा असली अदृश्य दुश्मन है। धमाके का असर तो खैर फौरन होता है और बहुत ही भयानक। इसके सेंटर से करीब 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में तो सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। और फिर आती है शॉकवेव। सोचिए एक अदृश्य दीवार जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा दे। तो खतरे की बात तो हो गई। अब आते हैं समाधान पर, क्योंकि तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने घर को ही एक सुरक्षित किले में कैसे बदल सकते हैं। तो किसी भी इमरजेंसी की तैयारी कहाँ से शुरू होती है? एक इमरजेंसी किट से। इसमें ध्यान रखिए, कम से कम 3 दिनों का पानी और ऐसा खाना जो जल्दी खराब ना हो वो होना ही चाहिए। इसके साथ ही फर्स्ट एड का सामान, एक बैटरी से चलने वाला रेडियो और टॉर्च, और हाँ, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज और कुछ कैश रखना भी बहुत जरूरी है। और ये जो रेडियो है ना, ये उस वक्त बाहरी दुनिया से जुड़ने का शायद आपका अकेला जरिया हो सकता है। अपने घर का कोई भी हिस्सा एक शेल्टर बन सकता है। सबसे अच्छी जगह होती है बेसमेंट या फिर घर के बीच का कोई ऐसा कमरा जिसमें खिड़कियां ना हो या कम हो। अगर खिड़कियां हैं भी तो उन्हें प्लास्टिक शीट और टेप से अच्छी तरह सील कर दें। मकसद ये है कि बाहर की रेडियो एक्टिव धूल अंदर ना आ पाए। और हाँ, अपनी इमरजेंसी किट को भी इसी कमरे में रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में बने इस छोटे से शेल्टर से क्या ही होगा। तो ये आंकड़ा देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। तैयारी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि फीमा के मुताबिक एक साधारण सा लेकिन अच्छी तरह से तैयार किया गया शेल्टर लगभग 90% रेडिएशन को ब्लॉक कर सकता है। 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उम्मीद है। ये इस बात का सबूत है कि सही कदम उठाने से बचने के चांस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं उन सबसे नाजुक पलों की जब हमला होने ही वाला हो या बस अभी हुआ हो। उस वक्त सच में हर एक सेकंड कीमती होता है। समझिए घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। धमाके और वो जानलेवा फॉलआउट, उसके जमीन पर आने के बीच हमारे पास सिर्फ 10 से 20 मिनट का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी वक्त होता है। बस यही वो टाइम है जब आपका लिया गया एक्शन जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। तो अगर आप उस वक्त बाहर हैं, तो सबसे पहले फौरन किसी मजबूत बिल्डिंग के अंदर घुस जाइए। फिर जमीन पर लेट जाइए और अपने सिर और गर्दन को अपने हाथों से अच्छी तरह ढक लीजिए। ये डक एंड कवर प्रोसीजर सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन ये एक ऐसा नियम है जो जान बचा सकता है और इसे हर किसी को पता होना चाहिए। तो ठीक है, आप धमाके की पहली लहर से बच गए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब असली चुनौती शुरू होती है, रेडिएशन के उस अदृश्य खतरे से बचना। तो आइए अब देखते हैं कि इस फॉलआउट से खुद को कैसे बचाया जाए। पर यहाँ एक उम्मीद की किरण है, और वो ये है कि इस लड़ाई में समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जरा इस चार्ट को देखिए, रेडिएशन का खतरा समय के साथ बहुत तेजी से कम होता है। पहले दिन के 24 घंटे बाद ही ये आधा रह जाता है और एक हफ्ते के अंदर ये लगभग 90% तक घट जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बस कुछ दिन अपने शेल्टर में रुके रहना आपकी जान बचा सकता है। लेकिन सोचिए,
अगर किसी को बाहर से आपके शेल्टर में आना पड़े तब क्या करना होगा? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि वो अपने साथ साथ रेडिएशन भी अंदर ला सकते हैं। इसका जवाब है डीकंटामिनेशन, मतलब रेडिएशन को हटाना। करना क्या है? जो भी बाहर से आया है उसके कपड़ों की सबसे ऊपरी परत को सावधानी से उतार दें। फिर साबुन और पानी से नहाएं, लेकिन हाँ, स्किन को जोर से बिल्कुल ना रगड़ें और फिर साफ कपड़े पहन लें। ये बहुत आसान से स्टेप्स है, पर ये रेडिएशन को फैलने से रोक सकते हैं। अब शेल्टर के अंदर खाने पीने का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना बाहर की दुनिया से बचना। सिर्फ बॉटल वाला पानी या किसी सुरक्षित सोर्स का पानी ही पिएं। खाना भी सिर्फ डिब्बा बंद या जो सील्ड बंद पैकेट में आता है वही खाएं। और एक बात, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI टैबलेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। और अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि ऐसी स्थिति में बचना नामुमकिन है, तो जरा इतिहास को देखिए, वो हमें एक अलग ही कहानी बताता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जिन 70% बचे हुए लोगों को वक्त पर मेडिकल हेल्प मिली, वो ठीक हो गए। ये आंकड़ा हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जानकारी और सही समय पर लिया गया एक्शन सबसे बुरी हालत में भी जिंदगियां बचा सकता है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं है, ये मन की भी लड़ाई है और इसे अकेले नहीं लड़ा जा सकता। यहाँ पर कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। खासकर बच्चों के डर को संभालना ये बहुत जरूरी है। उन्हें डराने के बजाय हमें ये मैसेज देना होगा कि हम सेफ हैं क्योंकि हम तैयार हैं। ये एक लाइन डर को कम करती है और हिम्मत बढ़ाती है। तो आखिर में हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी को इस्तेमाल करने का दिन कभी ना आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तैयारी करना डर की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी है। ये इस बात का भरोसा है कि अगर सबसे बुरा हो भी गया तो हम लाचार नहीं होंगे। जानकारी हमारा कवच है और हमारा प्लान हमारा हथियार। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या करेगी, असली सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं?